हेलो बच्चों, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में भी। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसके अंदर हम 3 बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस कर चुके थे। गोइंग कंसर्न हम कर चुके थे, क्लास कंसिस्टेंसी हम कर चुके थे, एक्रूअल कर चुके थे। आज से हमें प्रिंसिपल्स करने हैं। तो पहला प्रिंसिपल आपके सामने है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बच्चों नाम से ही आपको बता रहा है, बिजनेस की अपनी एंटिटी है, बिजनेस की अपनी अलग पहचान है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, दो अलग अलग लोग हैं। अकाउंटिंग जो करनी है वो मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। तो तभी हम, आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी भी बिजनेस में, आपने पूरा जो आप पढ़ चुके हो अब तक, जितना ही पढ़ चुके हो, अभी जर्नल एंट्री अगर कर चुके हो या अकाउंटिंग क्वेश्चन कर चुके हो, तो कभी भी आप देखोगे बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी, चावल ले आया ओनर, इसकी जर्नल एंट्री मारो, स्कूल के बच्चे की फीस पे करिए, एंट्री मारो। क्योंकि हम ओनर को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ओनर की ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर रहे, ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस जो घर में चावल चीनी राशन ला रहा है वो नहीं रिकॉर्ड कर रहे, हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इसलिए वो वाली ट्रांजैक्शन कभी क्वेश्चन में होती ही नहीं है। क्योंकि हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं है कि ओनर अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, हमें तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन से लेना देना है। अगर उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल आई, ले गया घर तो ड्राइंग हो गई। अब घर जो वो पैसा ले गया उसमें बच्चों की फीस पे कर रहा है, कोई मूवी देख के आ रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर, देयरफॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होनी है वो रिकॉर्ड होगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट ओनर्स। तो ये सबसे मीनिंग वाली लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद करेंगे समझने के बाद कि बिजनेस अलग है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर्स एंड देयरफॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट ओनर्स। ओनर इज ऑल्सो ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, ओनर भी एक तरह क्रेडिटर है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस कह रहा है भाई तेरे भी पैसे देने हैं, जैसे दुनिया के देने ऐसे तेरे भी देने, बस तू घर वाली है वो बाहर वाली है। लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। मालिक जो तूने पैसा लगाया, बिजनेस कह रहा है वो तेरे पैसे हमने देने हैं, तुम्हारी देनदारी, तभी कैपिटल को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। कैपिटल इन इटसेल्फ इज अ लायबिलिटी। विच लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी, घर वाली। बाहर वाले एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बैंक से लोन लिया, क्रेडिटर्स है, वो सब बाहर वाले हैं। मालिक घर वाला बंदा है, तो घर की लायबिलिटी, बाहर वाली लायबिलिटी, दोनों लायबिलिटी है। तो ओनर इज ऑल्सो अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना उसने पैसा लगाया उतने का वो भी क्रेडिटर है, बस घर वाली लायबिलिटी है। और ये प्रिंसिपल हर इंटरप्राइज को लगेगा, इंक्लूडिंग सोल प्रोपराइटरशिप। अगर मैं कंपनी की बात करूं जो हमारे कोर्स में नहीं है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताऊं, अगर ओनर और बिजनेस अलग अलग ना होते ना, तो कई लोग जो अपनी कंपनियां खोल के बैठे और दिवालिया हो जाते हैं तो उनके घर भी बिक जाते हैं। लीगली जब कंपनी की बात आती है ना, तो वो तो इतना सेपरेट कर रखा है कॉर्पोरेट के अंदर, जब आप लॉस पढ़ोगे कंपनी लॉ, तो कॉर्पोरेट के अंदर उसको इतना अच्छे से सेपरेट कर रखा है कि ये तक कह दिया कि तुम्हारी जो कंपनी की लायबिलिटी है ना, वो तुम्हारी पर्सनल असेट तक भी नहीं आ सकती। ऑल दो सोल प्रोपराइटरशिप में ऐसा नहीं होता। सोल प्रोपराइटरशिप में तो आपका बिजनेस की लायबिलिटी के लिए आप पर्सनली भी लायबल हो, आपको उसके पैसे देने ही पड़ेंगे अगर आपके पास हैं तो। कॉर्पोरेट के केस में तभी आप सोचते होगे यार ये बंदा तो दिवालिया हो गया। बहुत बड़े बिजनेसमैन, 2 ब्रदर्स से आपको पता है, और 2 ब्रदर्स में से एक की हालत बहुत बुरी हो गई थी, तब भी आप कहते थे रहता तो 5,000 करोड़ के बंगले में आज भी, हेलीपैड आज भी उसके घर में है, क्योंकि वो उसके अपने नाम पे नहीं था, उसकी कंपनी का नहीं था, वो उसके पर्सनल असेट थे, वो उसके वाइफ के नाम पे था, वो उसके बच्चों के नाम पे था, इसीलिए वो बच गए। तो कॉर्पोरेट के अंदर जो लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द कंपनी ओनली, उसके पर्सनल एसेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। लेकिन ये बात सोल प्रोपराइटर पे नहीं लगती है कि आप इसको वहां लगा दो, मैंने नॉलेज के लिए बताया। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। लेकिन सोल प्रोपराइटर में वो लायबल हो जाता है, अपने लायबिलिटीज के लिए पर्सनली भी लायबल होता है। वो कहीं आपको सर आपने बोला था, मैंने करोड़ों की लायबिलिटी ले ली, मेरे घर आ गए, भाई वो आ जाएंगे घर। कंपनी हो आपके घर तक नहीं पहुंच सकते, आपके जो पर्सनल घर हैं, जो आपके अपने नाम पर हैं, जो आपके कंपनी के एसेट्स नहीं हैं। जब आप कंपनी के ऊपर लायबिलिटी लेते हो, आपने लोन लिया कंपनी में, आपका पर्सनल एसेट अलग है, कंपनी के एसेट अलग है।
ये हम कंपनी की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर है। अभी अपने लेवल की बात करते हैं। अपने लेवल की बात इतना कह रही, जब आप अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे। गॉट इट? तो ओनर भी लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, और ये प्रिंसिपल सब पर लगता है इंक्लूडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। अगला आ गया मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजर, मनी में जो मेजर होगा वो रिकॉर्ड होगा। मनी मेजर, मनी में जिसको मेजर किया जा सकता है, यानी वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट्स जिनको आप मॉनेटरी टर्म में माप सकते हो, वो रिकॉर्ड हो सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। आज मौसम बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड करो। राम मेरी कंपनी का एम्प्लॉई है, बड़ा ही ईमानदार है, रिकॉर्ड करो कितने करोड़ का ईमानदार है। मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मम्मी मुझे कितना प्यार करती है, रिकॉर्ड करो। आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते ना ये, क्योंकि ये मनी में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। तो अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट रिकॉर्ड होंगी जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। ये एक अकाउंटिंग का ड्रॉबैक भी है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग। जब आप ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, तो वहां पे आपने देखा है कि आप मॉनेटरी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ईमानदारी, बेईमानी, मेहनत, प्यार, लगन, इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और अकाउंटिंग में सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो आओ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट which can be measured in terms of money, which can be measured in terms of money, जो मनी में मेजर हो सकते हैं, बस उन्हीं को रिकॉर्ड किया जा सकता है, बाकियों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट सेम है, सेम है, लिख के आना हो लिख के आना, नहीं तो छोड़ सकते हो। ये नेगेटिव में बना दिया बस। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जो मेजर हो सकती है वो रिकॉर्ड होंगी। दैट कैन नॉट मेजर, जो नहीं मेजर हो सकती नहीं रिकॉर्ड होंगी। सर फिर लिखने की क्या जरूरत है, बस बढ़ाने के लिए लिखा हुआ किताबों में। मैंने किताब से ही बनाया नोट्स, पॉइंट वाइज बना दिए। नोट्स को इजी करने के लिए उन्हीं किताब से बनाया गया। कई बच्चे कहते हैं सर मेरी मैडम ने कहा वही नोट्स चलेंगे जो उन्होंने लिखवाए हैं, वो चेक कर लो, यही लिखवाए, यही लिखवाए, बस मैंने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सेम बात है, नेगेटिव सेंस में बोली गई है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये रिकॉर्ड नहीं हो सकते। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग। अगला पॉइंट, दिस प्रिंसिपल कंसीडर वैल्यू ऑफ मनी एज स्टैटिक। ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ मनी को स्टैटिक मानता है, अनचेंज मानता है, जबकि वैल्यू ऑफ मनी गिरती रहती है। वैल्यू ऑफ मनी सेम नहीं रहती। सर कैसे गिर जाएगी, 100 रुपए तो 100 रुपए रहेंगे। पापा से पूछो 100 रुपए की वैल्यू 1975 में क्या थी और आज 100 रुपए की क्या वैल्यू है। 1000-1200 रुपए में तो 1975 में घर आ जाता था। आज 1000-1200 में तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं जाती, उससे ज्यादा तुम्हारे स्कूल की फीस है। आप एक बार ही पूछो, जड़ समेत घर आ जाता था 1000-1200 रुपए में 1975 की बात करूं तो वैल्यू ऑफ मनी गिरती है। ये प्रिंसिपल मानता है स्टैटिक, अनचेंज रहती है। अगर एक इंटरप्राइज के 5 कार हैं, 2 बिल्डिंग है, 100 चेयर हैं, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। सर कर सकते ना सर, हाँ, वैल्यू ऑफ मनी में टोटल करके शो कर सकते हो। दीज विल बी शोन इन मनी टर्म्स, सबको मनी टर्म्स में शो करके फिर ऐड कर सकते हो। वैसे आप ट्रक को कुर्सी के साथ कैसे ऐड करोगे? ट्रक के सामने उसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखोगे, कुर्सी के सामने उसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखोगे, बिल्डिंग के सामने उसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखोगे, फर्नीचर के सामने उसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखोगे। आप मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर सकते हो। दीज विल बी शोन इन मॉनेटरी टर्म्स, और फिर ऐड हो सकती है, वैसे वो ऐड नहीं हो सकती। तो ये वाला प्रिंसिपल होप आपको क्लियर हो गया। दोबारा से एक बार मनी मेजरमेंट किया आज हमने, और इससे पहले हमने बिजनेस एंटिटी किया। बिजनेस एंटिटी ने कहा बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर्स एंड देयरफॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट ओनर्स। उसने कहा, अगला पॉइंट बोला उसने कि ओनर्स आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तीसरा पॉइंट उसने कहा कि भी ये बिजनेस हर इंटरप्राइज पे लगेगा। दिस प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड टू एवरी इंटरप्राइज इंक्लूडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने किया मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट के पहले पॉइंट ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकंड पॉइंट सेम बात को नेगेटिव सेंस में बोला गया, दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड पॉइंट इसने बोला दिस प्रिंसिपल कंसिडर्ड वैल्यू ऑफ मनी एज स्टैटिक। और लास्ट पॉइंट कोई भी एग्जांपल देके बोल दे, इफ देयर आर 100 chairs, 5 tables, 2 buildings, these cannot be added, these can be shown in monetary terms or money terms. तीसरा प्रिंसिपल बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये तो आप पे भी लगता है बच्चों,
ये तो आप पे भी लगता है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस की लाइफ को पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उस पार्ट्स का रिजल्ट पता लगाते रहो। नहीं तो पता लगे तुमने 1 करोड़ लगाया, 10 साल बाद कह रहे 0 हो गए, दुनिया के 1 करोड़ देने। ऐसे नहीं करना, 10 साल बाद प्रॉफिट पता लगाएंगे। ये आप पे भी कैसे लगता है कि स्कूल में जब आप फर्स्ट क्लास में गए तो आपको सीधा 12th में रिजल्ट नहीं बताया कि बच्चा 12th में कैसा बन के निकला। आपको फर्स्ट का रिजल्ट दिया, सेकंड का दिया, थर्ड का दिया, हर साल का रिजल्ट देते रहे। और बच्चे कह रहे सर साल क्या छोड़ो, आप 3 महीने बाद हर बार पेपर ले लेते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करके। कोई बच्चे कह रहे सर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म छोड़ो सर, मेरे यहाँ तो मंडे टेस्ट होते हैं, हर हफ्ते से आप आए। तो तुम्हारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती रहती है हर हफ्ते, हर महीने, यूटी के थ्रू, मंडे टेस्ट के थ्रू, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइनल टर्म के थ्रू। तो ऐसे ही बिजनेस में क्या है, अकाउंटिंग पीरियड, लाइफ ऑफ द बिजनेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और उसका रिजल्ट इवैल्यूएट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते रहो। तो आओ पढ़ते हैं मीनिंग। एज पर दिस प्रिंसिपल लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड रेगुलरली, ताकि उसकी परफॉर्मेंस रेगुलरली मेजर करी जा सके। ऐसा ना हो तुमने 1 करोड़ लगाया, कह रहे 10 साल बाद देखेंगे 1 करोड़ बर्बाद हो गया, दुनिया का 1 करोड़ देना है। तुम फर्स्ट में गए, 12वीं उतारे, बच्चा बिल्कुल बेकार है। माँ बाप को टाइम टू टाइम पता लगता रहा कि भैया आज 80 वाला है, 90 वाला है, 95 वाला है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती रही। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड रेगुलरली। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू, सर वो ब्रोकन कितने पीरियड में की जाएगी? जनरली 1 साल होता है। जनरली जो लाइफ को ब्रोक करते हैं, अकाउंटिंग जो होती है ईयर बाय ईयर होती है। सर 1 साल की क्यों होती है? किसी ने बताया ही नहीं सर। ये सर अकाउंट्स 1 साल की क्यों है? इसने तो कहा ब्रोक कर दो, केवी ब्रोक कर दो, 6-6 महीने ब्रोक कर दो। सर 2-2 महीने की अकाउंटिंग निकाल लो। होती है, क्वार्टरली अकाउंटिंग भी होती है। जब आप बड़े हो जाओगे, सीए करोगे, तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स, अगर न्यूज़ चैनल देखते हो तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, क्वार्टरली भी होती है। लेकिन हम 1 साल के अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? जो पब्लिश होते हैं वो ईयरली अकाउंट्स क्यों पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर में? या कंपनी जो ओवरऑल रिजल्ट देती है वो 1 साल का क्यों देती, 3 का क्यों नहीं देती, 5 का क्यों नहीं देती, 6 महीने का क्यों नहीं देती? क्योंकि उसके लिए एक इनकम टैक्स का क्लॉज है। इनकम टैक्स हमें सालाना देना होता है, तो उससे मैच कराने के लिए अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग भी सालाना कर लेते हैं। और इंटरनल पर्पस के लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट भी निकालते हैं। और अगर आप गाड़ियों का देखोगे तो गाड़ियों वाली कंपनियां तो हर महीने की सेल देखती हैं। इस महीने मेरी मारुति कितनी बिकी, टोयोटा कितनी बिकी, फलानी कंपनी कितनी बिकी, वो तो हर महीने का इवैल्यूएशन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस का। गॉट इट? तो आओ आगे बढ़ते हैं। वन में आर्ग्यू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तुम्हारी तरह कोई बहस कर रहा है, कह रहे एक बंदा आर्ग्यू कर सकता है कि जिंदगी के बाद बनाएंगे कि 12वीं के बाद हम कैसे बच्चे निकले, अच्छे बच्चे निकले या बुरे बच्चे निकले। 10 साल बाद पता लगाएंगे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। 50 साल बाद पता लगाएंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो तुम्हारे जैसा कोई है? वन में आर्ग्यू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। आगे कह रहे हैं नहीं, बट इट इज इम्पॉसिबल टू डू सो। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स एज क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ यूजर्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर देयर पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए टैक्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, सरकार को टैक्स चाहिए, तो ये डिसीजंस लेने हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी है, सरकार को टैक्स के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन, और इन्वेस्टर्स को चाहिए इंफॉर्मेशन कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो नंबर ऑफ यूजर्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर देयर पर्पसेस। One may argue that financial statement of an enterprise should be prepared at the end of its life, but it is impossible to do so as number of users required information for their purposes. For example, government for tax, management for decision making, investors for decision making, public for their good quality products. तो हर एक को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि जिंदगी के बाद एक बार ही पता लगाएं। आप सोचो ना, आपको बोला जाए स्कूल ज्वाइन कर लो फर्स्ट में, उसके बाद 12वीं में बताएंगे बच्चा आपका कैसा है। आप उस स्कूल में अपने बच्चों को डालोगे, अगली जनरेशन को? नहीं डालोगे। तो आप होगा हर वक्त पता लगना चाहिए, हर महीने 2 महीने में रिजल्ट पता लगना चाहिए। ट्यूशन सेंटर भी डालते हो तो टेस्ट, रेगुलर टेस्ट चाहिए, टेस्ट का एवेल्युएशन चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि परफॉर्मेंस मेजर होती है, तभी आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर नीचे गिर रही है तो मेहनत करोगे ना। In view of the above, life of the business broken into smaller period is known as accounting period। जो वो छोटा टुकड़ा था उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। वो 1 साल जो था, तो 1 year इज टेकन एज अकाउंटिंग पीरियड। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स 1 साल का मांगते हैं, तो हम अकाउंटिंग भी 1 साल की कर लेते हैं। ऐसा लिखा कहीं नहीं है कि 1 साल के अकाउंट्स बनाने, अकाउंटिंग ने नहीं बोला कहीं पे भी।
अकाउंटिंग चाहे आप 6 महीने की कर लो, आप किससे पूछना हम 1 साल की ही क्यों करते हैं? इसने थोड़ी बोला 1 साल की ही करो, आप 6 महीने कर लो, आप 3 महीने कर लो, ये तो कहते हैं ब्रोकन कर दो, कितने में तुम्हारी मर्जी है, 3 साल की कर लो अकाउंटिंग। लेकिन एक की क्यों करते हैं? आज आपको पहली बार पता लग गया, अच्छा सर हमें तो ये पता ही नहीं था कि 1 साल की अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कहीं लिखा तो है नहीं ये बात। ठीक है बच्चों, अभी तो पता लग गया। अगला, ये वाला समझ आ गया आपको? अगला फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर आज तक, अभी तक आप 3 मेरे साथ कर चुके हो। कौन कौन से 3 कर चुके हो आज की क्लास में? बिजनेस एंटिटी कर चुके हो, बिजनेस अलग, ओनर अलग। फिर आपने मेरे साथ किया मनी मेजरमेंट, वही ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड हो सकती है जो मनी मेजर हो सकती है। फिर अब आपने मेरे साथ किया कौन सा? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जिसके अंदर आपको लाइफ को ब्रोक करना है और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है सो दैट आप उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली मेजर कर सको। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल तो ये कह रहा है भाई कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए हर चीज का, ताकि सामने वाला अपना डिसीजन टाइमली ले सके, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। तो कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स है, दैट शुड बी कंप्लीट। तो सामने वाला डिसीव्ड फील ना करे। डिसीव समझते मतलब कोई कहता है ना मेरे साथ धोखा हो गया, डिसीव्ड, धोखा हो मतलब उसे ये फील ना हो कि मेरे साथ धोखा हो गया। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है एज पर दिस प्रिंसिपल दे शुड बी कंप्लीट and understandable reporting of accounting information so that user of the financial statement can take informed decision, ताकि वो informed decision ले सके। उसको सारा आपने डिस्क्लोजर दे दिया, आपकी शादी हो रही है और शादी के समय आपको कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन बताई नहीं कि आपके स्पाउस का तो पुराना 4 बारी अफेयर रह चुका है। आप कह रहे ये बात तो बताई नहीं, बतानी थी भाई, ये तो मैं नहीं मानता। या आपके स्पाउस को कोई मेजर प्रॉब्लम थी मेडिकल जो आपसे छुपाई गई, तो आप डिसीव फील करोगे ना। आपको शादी के बाद पता लग रहा है कि यार इसको तो ये मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो पहले क्यों नहीं बताई? तो दैट इज धोखा ना। तो इंफॉर्मेशन पूरी दो, उसके बाद चाहे आप डिसीजन ले रहे हो कोई बात नहीं, समझ रहे हो? शादी, अब फिल्म स्टार शादी करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शादी करते हैं, अब उनकी जो नाम तो नहीं लूंगा ऐसे पढ़ाते समय, उनको तो पता होता ना कि मेरा स्पाउस भैया उसका तो 4 अफेयर रहे हैं पहले, है ना? तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उन्हें पता है वो बात, इन्फॉर्म तो थे ना वो। सर नाम भी ले लो, तुम्हें सब कुछ पता है, नाम क्या लेना, यू नो एवरीथिंग। तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले। तो मैंने पैसा लगाना है किसी कंपनी में, वो कंपनी मुझे बता ही नहीं रही कि हमारी सिस्टर कंसर्न में भारी लॉसेस चल रहे हैं। एक मेजर इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता होनी चाहिए, है ना, ताकि मैं सही डिसीजन लूँ कि ठीक है यार, तू ही सेम मैनेजमेंट एक दूसरी कंपनी चला रही है जिसमें लॉस चल रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट चल रहे हैं, तो प्रॉफिट वाली में लगा रहे हो। कोई बंदा हो सकता है ये सोचो अरे यार इसका वहाँ लॉस चल रहा है, इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मैं नहीं लगा रहा, चाहे प्रॉफिट वाली में हूँ, एक तो लॉस में चला रहे हैं ना ये। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। एज पर दिस प्रिंसिपल दे शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सो दैट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगली बात, ऑल सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है शुड बी डिस्क्लोज टू मेंटेन गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। वैसे भी आपका एक कहते हैं ना यार, एक धर्म बनता है काम के प्रति, एक आपके कुछ एथिक्स होते हैं कि आप गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मेंटेन करो। आपको वैसे भी बताना चाहिए, कोई लॉ कहे तब नहीं बताना चाहिए, आपके वैसे भी गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मेंटेन करने के लिए आपको सारे मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बताने चाहिए। जरूर थोड़ी सामने वाला बताएगा तभी आप बताओ, आपने पूछा ही नहीं था शादी से पहले कि इसको कोई बीमारी, हमने बताई नहीं। हमारा फर्ज बनता है भाई शादी से पहले बताओ कि उसके स्पाउस को ये बीमारी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है ना? तो आप बात समझ गए मेरी, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेता, ठीक है, नहीं तो पर्सनल हो जाएगा थोड़ा सा। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल हेल्प इन बेटर, क्योंकि हर एक के होता है, पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक के उसमें होता है, कुछ ना कुछ होते हैं। जैसे मेरी भी नोन में कुछ हैं जिनकी शादी होनी है, तो वो बताते हैं कि भाई ये दिक्कत है, अभी किसी की होनी थी तो नहीं हो रही थी, तो उनका कुछ था प्रॉब्लम, तो वो सबको बता रहे थे भाई ये प्रॉब्लम है, ये बता के करनी है हमें शादी।
देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ से रिलेटेड थी किसी को, तो बता के कर रहे थे, ये नहीं कि छुपा के कर रहे थे, क्योंकि छुपा के करेंगे तो कल को प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लेकिन बिजनेस में लोग इतना सोचते नहीं ना, पर्सनल लाइफ में तो सोचते हैं कि नहीं यार बता के करनी है, कल को रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन बिजनेस में तो लोग कहते हैं पैसा आने दे, बाकी बाद में देखेंगे। वो फिर कंपनियां चलती भी नहीं है, उस पर जो विश्वास होता है ना। LIC 4% रिटर्न देती है, फिर भी लोगों को आंखें बंद करके विश्वास, 4% मात्र रिटर्न दे रही है, फिर भी लोग आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर, फलाना कर, ढिमकाना कर। 3% 4% रिटर्न होता क्या इंडिया के अंदर? कुछ भी नहीं है। 9%, 9.5% तो ये होम लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ये 15% लेते हैं, रिटर्न 4% पे भी LIC पे लोग आंखें बंद करके, क्योंकि विश्वास के लिए दे रहे हैं बस। उनका पैसा सेफ है, 4% आ रहा है, उन्हें पता आ तो रहा है, प्रिंसिपल तो नहीं मरेगा। पता लगे कि ऐसी जगह 15% के लिए लगा दें जहां 15% तो आया नहीं और प्रिंसिपल और चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप जब ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं कि विश्वास, ये आपको खाली पढ़ाइयाँ नहीं सिखा रही थी कि विश्वास, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए भी आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर ओवर मैनी डिस्क्लोजर तो लॉ ही बोलता है करने को। सर हम तो वही करते हैं जो लॉ बोलता है, हम उससे ज्यादा तो करते ही नहीं, करना तो कायदे से सब कुछ चाहिए। सर लॉ कंप्लाई कर दें वही बहुत है, क्योंकि लॉ लॉ है तभी चल पा रही है। लॉ के होते हुए भी कई लोग आप देख रहे हो लॉ का उल्लंघन करते हैं, उसको वायलेट करते हैं। आप अपने आप से भी अगर लाइफ के अंदर बिजनेस को ऑनेस्टी से चलाएंगे तो आप पे एक विश्वास बनेगा लोगों का, और जब विश्वास बनता है और उसके बाद जो बिजनेस भागता है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो टाइम सिखाता है चीज़ें, लेकिन आजकल सबको जल्दी 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 अमीर होना है, तो वो उल्टे सीधे काम करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आप सारी दो जब भी आप अपना कोई बिजनेस खोलो। वेदर इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अब छोटी छोटी बात जरूरी नहीं है ना आप डिस्क्लोज करो। सर छोटी बात क्या होती है भाई? धूप बत्ती आप कौन सी यूज कर रहे हो, आपको क्या बताना है? आपने किसको कितनी सैलरी दे रखी है, क्या बताना? इंपॉर्टेंट नहीं है। वही इंप्लॉइज की सैलरी रीजनेबल ही दे रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताओ। कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नुकसान हो गया, दरवाजा टूट गया है, तो अब वो बैलेंस शीट में थोड़ी बताओगे दरवाजा टूट गया था एक एम्प्लॉय से। लेकिन अगर आपने करोड़ों की पेनल्टी लगी है इनकम टैक्स की, ये इंपॉर्टेंट है भाई कि आपने इनकम टैक्स की करोड़ों की पेनल्टी लगी है आप पे, तो किस बात की लगी वो बताओ अपने यूजर को। तो मटेरियलिटी पे डिपेंडेंट करता है कि कोई चीज डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है। उसकी इंपॉर्टेंस, मटेरियलिटी मींस उसकी इंपॉर्टेंस पर निर्भर करता है कि उसे डिस्क्लोज करना है या नहीं करना। वेदर इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स मटेरियलिटी। गॉट इट? समझ आ गया वाला क्लास? कोई पॉइंट? अब मैं आपसे डायरेक्ट, क्योंकि आप इस वक्त रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से एक बार करते हैं। As per this principle, there should be complete and understandable reporting of economic information so that user can take the informed decision। पहला तो मीनिंग वाला पॉइंट है। अगला कह रहा है कि भैया सारी मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए टू मेंटेन गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। मेरे और यूजर के बीच में एक रिश्ता अच्छा होना चाहिए, तो मुझे सब कुछ डिस्क्लोज करना है। फिर तीसरा कहता है भाई लॉ भी कहता है कि डिस्क्लोज करो इंफॉर्मेशन को। तो नेक्स्ट कहता है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन will help in better understanding and moreover many disclosures are required by Companies Act। Companies Act भी कई डिस्क्लोजर मांग रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है। अब लास्ट कहता है कि डिस्क्लोजर करना है या नहीं करना है डिपेंडेंट करता है उसकी मटेरियलिटी के ऊपर। अब आ गया अगला प्रिंसिपल, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अच्छा बच्चे कह रहे सर अभी लाइव पढ़ रहे हो तो आप कहते सर बस बहुत हो गया आज के लिए, तो एक लास्ट करते हैं, लास्ट के बाद इसको क्लोज करेंगे आज की क्लास को। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं बच्चों? मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट, यानी ये कहता है सर डिस्क्लोजर तो पहले ही बता दिया, ये कहता है इंपॉर्टेंट चीज को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। बच्चे दोनों में बड़ा कंफ्यूज है। सर डिस्क्लोजर कर तो लिया, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अलग से डिस्क्लोज करो, सेपरेटली डिस्क्लोज करो, दिखना चाहिए। जैसे आप आंसर लिख के आते हो, पॉइंट्स को ब्लैक पेन से उसके डिटेल ब्लू से क्यों लिखते हो? पॉइंट को अलग से हाईलाइट करके आते हो, फिर ब्लैक से लिखने के बाद उसको अंडरलाइन भी कर देते हो, है ना? तो ये कह रहा है एज पर दिस कंसेप्ट एवरी मटेरियल आइटम और इवेंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली सो दैट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपने हर इंपॉर्टेंट इवेंट को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है ताकि यूजर को दिक्कत ना आए डिसीजन लेने में। एक आइटम मटेरियल है या नहीं है वो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है?
अच्छा, आपकी शादी होनी है और शादी होनी है, उसमें आपका स्पाउस 8 घंटे सोता है, ये मटेरियल है या नहीं? आपको कहता यार क्या मटेरियल, 8 घंटे, ये थोड़ी था, कोई मटेरियल थोड़ी है। वो 4 रोटी खाता है दिन में लंच में और डिनर में 3 रोटी खाता है। सर ये कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है। तो यही इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन ये उठता है अकाउंटिंग में ऐसे ही। लाइफ में सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़, कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, और कोई लाइफ में कोई पहले शादी तो नहीं हुई हुई, कोई पहले अफेयर तो नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये चीज़ें पता हों। ऐसी अकाउंटिंग के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि आइटम मटेरियल कौन सी है, वो किस पर डिपेंड करती है, उसके अमाउंट पर और उसके नेचर पर। वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स अमाउंट एंड नेचर। कोई करोड़ों की चीज है, मटेरियल है, अलग से दिखाओ। सैलरी है, मोटा खर्चा है, अलग से दिखाओ, सैलरी का एक अलग हेड बनाओ। धूप बत्ती है, छोटा सा खर्चा है। कूड़े के खर्चे अलग, छोटा सा खर्चा, पूरे साल में 1200-1500 रुपए लगे, कूड़े वाला ले गया तो 100 रुपये महीना, अलग हेड नहीं बनाना, मिसलेनियस में डाल दो। बिजली का बिल है, पूरे साल में बिजली का बिल, सैलरी, टेलीफोन बिल, एडवर्टाइजमेंट, मोटे खर्चे हैं, अलग अलग हेड बनाओ, सेपरेटली दिखाओ। छोटे मोटे खर्चे हैं, धूप बत्ती का खर्चा है, कोई और छोटा मोटा सफाई का खर्चा है, और कोई कूड़े वाले का खर्चा है, और कोई रिपेयर मेंटेनेंस छोटी सी हो गई, अलग हेड बनाने की जरूरत नहीं है। मटीरियल नहीं है वो। मटीरियलिटी, नेचर और अमाउंट। सर छोटा अमाउंट भी मटीरियल हो सकता है कि हाँ, आपने टैक्स की चोरी करी है, छोटी सी करी है, मटीरियल है। तो मटीरियल क्या, उसके नेचर और उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा वो मटीरियल है या नहीं है। वेदर एन आइटम इज मटीरियल और नॉट, ये डिपेंडेंट है उसके अमाउंट पर और उसके नेचर पर। अब एक चीज किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटीरियल, मटीरियलिटी भी एक सब्जेक्टिव इशू है जो पर्सन टू पर्सन वरी करता है। एक चीज किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो। सर जैसे जैसे मैं आपको बोलूं आज शाहरुख खान आया है, पड़ोस में, मिलने चलोगे? सर नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्योंकि सर कोई पागल होगा, नहीं सर जाना ही जाना है, सर शाहरुख खान आया। मैं कहा सचिन तेंदुलकर आया है। सर कौन सचिन तेंदुलकर, लड़कियां बोल रही हैं। सर सुना ही नहीं उन्हें तो नाम। वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नहीं जा रही वो। कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट प्रेमी, सर भगवान है सर मेरा तो। मैं खुद ही मतलब जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे लिए भगवान ही था। मतलब मेरे को तो बर्थडे भी नहीं भूला, 24 अप्रैल को बर्थडे होता है, मेरे को तो आज का बर्थडे भी याद है आज तक। ही इज बॉर्न ऑन 24 अप्रैल। अब मेरे को ईयर थोड़ा भूल गया है, पहले तो ईयर भी याद था, जहाँ तक मुझे याद है 1975 है, बट फिर भी बहुत अच्छे से याद नहीं है, अंदाज़ा बता रहा हूँ, लेकिन डेट बिल्कुल कंफर्म है। पहले तो ईयर भी याद था जब बचपन में खेलते थे। आगे जी, एन आइटम मे बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज, मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर एंटरप्राइज। एक चीज हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए नहीं है। अब अंबानी के लिए 5 लाख की आइटम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी के लिए तो 5 लाख इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 1 लाख मे बी मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ 5 लाख। एक कंपनी जिसकी सेल ही 5 लाख की है, उसके लिए 1 लाख का रिपेयर खर्चा बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरी कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ है उसके लिए तो नहीं है ना। अंबानी के लिए तो 5 लाख कुछ नहीं है, 1 लाख कुछ नहीं है, 10 लाख कुछ नहीं, लेकिन हर एक के लिए थोड़ी है। तो वन थिंग मे बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज, मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर एंटरप्राइज। तो मटेरियलिटी किस पर डिपेंडेंट है, अमाउंट और नेचर पर। फिर आपने एक एग्जांपल देना है, एक के लिए मटेरियल है, दूसरे के लिए नहीं है। मीनिंग वाला 3 पॉइंट। मीनिंग वाला पॉइंट सबसे पहले मीनिंग, वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट। फिर एग्जांपल वाला कि वन थिंग मे बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज, मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल, एन एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 1 लाख मे बी मटेरियल फॉर एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ, जो मर्जी लिख दो, 10 लाख, एंड मे नॉट बी मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ, जो मर्जी लिख दो, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, अंदाजे से। तो जरूरी नहीं यही फिगर एग्जैक्ट 50 करोड़ लिखना, 100 करोड़ लिख दो, 200 करोड़ लिख दो। यहाँ पे 1 लाख की जगह 10,000 लिख दो। भाई 10,000 भी इंपॉर्टेंट है 5 लाख वाले के लिए, जिसकी टर्नओवर 5 लाख है उसके लिए 10-20,000 भी बहुत बड़ी फिगर हो गई। लेकिन जिसकी करोड़ों में टर्नओवर हो उसके लिए 1 लाख 2 लाख बड़ी फिगर थोड़ी होगी। ठीक है, तो मटीरियलिटी भी आपको समझ आ गया। तो मटीरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर में बच्चा कंफ्यूज होता है, सर वो भी कह रहे डिस्क्लोज करो, ये भी कह रहे, ये कह रहे अलग से डिस्क्लोज करो। इसका मीनिंग क्या है, एज पर दिस कंसेप्ट एवरी मटीरियल आइटम, बात ही मटीरियल आइटम की कर रहा है, और इवेंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, अलग से डिस्क्लोज करो, अलग से सेपरेटली। सैलरी का अलग हेड बनाओ, मोटा खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का अलग हेड बनाओ, मोटा खर्चा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आइटम है उसको अलग से डिस्क्लोज करो। तो आज की क्लास में आपने मेरे साथ क्या क्या किया,
आज की क्लास में आपने मेरे साथ किया है सबसे पहले बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग, ओनर अलग. Business is separate from its owners. Therefore, all the transactions are recorded from the point of view of business and not owners. Money measurement. According to this principle, only those transactions and event will be recorded in the books which can be measured in terms of money. Meaning की बात कर रहा हूँ. Accounting period. As per this principle, the life of the business should be broken into smaller periods so that its performance can be measured regularly. Sir, meaning. As per this principle, all the information, there should be complete reporting of the financial information so that user can take informed decision. Materiality. As per this concept, all material event and transaction should be disclosed separately so that user can take informed decision. यहाँ पे बात कर रहा है अलग से डिस्क्लोज करने की नहीं, सेपरेटली डिस्क्लोज करने के लिए. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेपरेटली. ये कहता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए हर चीज की. दे शुड बी कंप्लीट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंडेबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. दे शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन लिख दो या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिख दो, जो मर्जी लिख दो. ये सेपरेटली की बात करता है. ऑल इवेंट्स, मटेरियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड. क्लियर? तो होप आपको पांचों प्रिंसिपल बहुत अच्छे से विद गुड एग्जांपल्स क्लियर हो गए हैं. मैं सीए गौरव बत्रा आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दें कि भाई ये प्रिंसिपल्स कर ले अगर तेरे को समझ नहीं आए तो. होप आपको क्लास बहुत मजेदार लगी. लव यू ऑल, टेक केयर और ऐसे ही प्यार देते रहें. बाय बाय.